साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। हम सभी आपके सिलेबस से संबंधित टॉपिक को कवर करते हुए अभी तक लाइव वीडियो में डिस्कशन कर रहे थे, परंतु लाइव वीडियो में आ रही तमाम टेक्निकल समस्याओं और नेटवर्क इशू को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने यह निर्धारित किया है कि आपके सिलेबस से संबंधित कंटेंट को रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपके हमारे YouTube चैनल से आप सभी आसानी से पढ़ सकें, जिससे आप अपने नोट्स प्रॉपर बना सकें और आप अपनी क्रमबद्ध तैयारी को, क्रमबद्ध अध्ययन को व्यवस्थित बना पाएँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी आपके टॉपिक्स को अब हम इस तरीके से अपलोडेड वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। आज जिस टॉपिक का डिस्कशन हम सभी करने जा रहे हैं, शिक्षा के साधन, एजेंसी ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के अभिकरण के नाम से इसे हम जानते हैं। इस टॉपिक को हम सभी लाइव वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, परंतु कनेक्टिविटी की समस्या को देखते हुए वहां पर आप सभी के कमेंट आए कि सर जो स्क्रीन पर डेटा है वो प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो जिससे नोट्स बनाने में समस्या आ रही। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए इसका वीडियो मैं आपको दोबारा भेज रहा हूं और आप उसे देखकर अपने नोट्स आसानी से बना सकते हैं। डिस्कस करने आए हैं शिक्षा के साधन को। तो इस क्या होते हैं शिक्षा के साधन? साधन का मतलब हम सभी जानते हैं जिसके माध्यम से हम अपना कोई कार्य आसानी से कर पाएँ, वे सभी साधन कहलाते हैं। तो हमें शिक्षा के कार्य को करना है और शिक्षा के तमाम कार्य ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो उससे पहले कि ज़रा हम और पीछे जाएं तो हम सभी ने देखा था कि शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या था। जो भी बालक के अंदर योग्यताएं हैं उनको प्रदर्शित हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी या अपनी शिक्षा के माध्यम से करते हैं। फिर पूर्व में हम सभी ने संकुचित, व्यापक और विश्लेषणात्मक अर्थों को ध्यान में रखते हुए हम सभी ने ये बात देखा था कि शिक्षा ये जो प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चल सकती है और यह समाज के लोगों के योगदान से चलती है, अतः यह सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो जब सामाजिक प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसमें समाज के लोगों का भी योगदान होगा। अब समाज के जो लोग हैं, समाज की जो संस्थाएं हैं, समाज के जो नियम सिद्धांत हैं, वह सभी भी शिक्षा के नीतियों को प्रभावित करते हैं। ये भी बात हम सभी जानते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो व्यवस्थाएं शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती हैं, वही सब शिक्षा के साधन की श्रेणी में रख दिए जाते हैं। अपने इस चर्चा को और प्रामाणिक बनाते हुए हम सर गॉडफ्रे थॉमसन की अगर डेफिनेशन पढ़ें तो भी हम अपने इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि समाज की संस्थाएं या समाज के जो नियम सिद्धांत और समाज में जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा जो निर्धारित किए गए नियम या व्यवस्थाएं हैं, वे सभी शिक्षा के साधन के रूप में आते हैं। तो पढ़ें सर गॉडफ्रे थॉमसन की परिभाषा, और वो कह रहे हैं कि व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। संपूर्ण वातावरण, ठीक है, परंतु इस संपूर्ण वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं। जैसे कौन कौन से? घर, विद्यालय, घर, परिवार, धर्म, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन और प्रिय कार्य, ठीक। ये गॉडफ्रे थॉमसन कह रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। अब हम जरा सा इस शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझने का प्रयास करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। चाहे हम इस टॉपिक को हम पीजीटी में भी पढ़ सकते हैं और इसी टॉपिक को हम सभी स्नातक स्तर पर भी जो बीए प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनके भी सिलेबस में ये है। तो दोनों के परीक्षा में आया हुआ है ये क्वेश्चन है कि एजेंसी का अर्थ क्या होता है। तो हमने जिस साधन शब्द का प्रयोग किया उसे हम अंग्रेजी में एजेंसी कहते हैं और उस एजेंसी का अर्थ होता है एजेंट का कार्य। अब एजेंट का कार्य का मतलब क्या होता है? एजेंट से हमारा मतलब होता है कि किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति, यानी उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। शिक्षा के साधन में वे सभी तत्व, वे सभी कारण, स्थानीय संस्थाएं आ जाती हैं जो बालक पर अपना शैक्षिक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। साधन में सभी कौन कौन से जो लोग, समाज के सभी तत्व, समाज के सभी कारण, स्थानीय संस्थाएं आ जाएंगी जो बालक के पर अपना शैक्षिक प्रभाव डाल रही होती हैं। बीडी भाटिया ने इसी बात का समर्थन करते हुए आगे कहा
कि समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए जिन संस्थाओं का निर्माण किया है वह सभी संस्थाएं शिक्षा के साधन कहलाती हैं। ठीक है, ये बात बी.डी. भाटिया की भी है और हम सभी इस बात को भी चर्चा कर चुके हो। शिक्षा के साधनों का अगर हम वर्गीकरण करें तो शिक्षा के सभी साधनों को हम साधारणतया 2 भागों में बांट सकते हैं, परंतु हम इसके स्वरूप को 3 भागों में बांटते हुए देखते हैं और शिक्षा का हम 3 स्वरूप देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक, अनौपचारिक और तीसरा निरौपचारिक। कितने भाग हैं? प्रमुख कितने भाग हैं? कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पीजीटी के भी एग्जाम में पूर्व में कि शिक्षा के प्रमुख कितने भाग हैं। तो शिक्षा के प्रमुख 3 भाग हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। परंतु हम भागों में अगर हम साधनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। इस अनौपचारिक शिक्षा को अगर हम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को देखें जो हमारे विभिन्न समय पर आयोगों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, तो इस औपचारिक शिक्षा के और अधिक व्यापक जो हम कहते हैं कि परिवार में दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, परंतु ऊपर हम निरौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो निरौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको भी हमारे जो विभिन्न समय पर आयोग गठित हुए हैं उनमें उन निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्थाओं को भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखने का प्रयास किया गया है। अभी आगे स्टेटमेंट्स में हम इस बात को और पुष्ट कर लेंगे। अब अगर हम देखें कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा पर विद्वानों का क्या विचार है, तो जॉन डीवी कह रहे हैं कि शिक्षा के औपचारिक साधन को शिक्षा का सा-अभिप्राय साधन कहा है। शिक्षा का सा-अभिप्राय जो किसी अभिप्राय के माध्यम से दी जाए वह हमारा शिक्षा का औपचारिक साधन होती है, और अनौपचारिक शिक्षा को ये आकस्मिक विद्या कह रहे हैं जो विभिन्न समय पर, कोई समय इसका निश्चित नहीं होता है, आकस्मिक रूप से जो हम चीज़ें सिखाते हैं वो शिक्षा के अनौपचारिक साधन में आ जाती है। क्वेश्चन बढ़िया बन रहा है यहाँ पर कि जॉन डीवी ने शिक्षा के औपचारिक साधन को क्या कहा है। तो जॉन डीवी ने शिक्षा के औपचारिक साधन को क्या कहा है? शिक्षा का सा-अभिप्राय। और अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहा है? शिक्षा की आकस्मिक विधियाँ कहा। अब जरा औपचारिक शिक्षा, औपचारिक साधन को और अधिक व्यवस्थित रूप से देखें तो औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम यानी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम ज्ञान को निश्चित शिक्षण विधि के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके परीक्षा देकर उपाधि ग्रहण कर लेता है। तो यही व्यवस्था हमारे विद्यालयों में चलती है कि हमें किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं, विशेष समय पर विद्यालय जाते हैं और उस विशेष समय पर जो भी क्लास डिसाइडेड होती है वहाँ पर हम बैठकर अपने निर्धारित पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं। एक समय के बाद हम उस संबंधित पाठ्यक्रम जिसमें हमने प्रवेश लिया है उससे संबंधित परीक्षा को देते हैं और उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है उस आधार पर हमें उपाधि मिलकर हम उस विषय के या उस लेवल के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर चुके मानते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है इसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हुए हम सभी इसको ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरी तरीके से एक नाटक मंच तैयार किया गया है जिसमें सभी चीज़ें पूर्व से निर्धारित है, तो बालक का स्वाभाविक विकास इससे प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इस प्रकार औपचारिक शिक्षा को कृत्रिम कहा गया है और इसके समस्त साधनों को सीमित माना गया है। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने का जो मुख्य स्थान और मुख्य साधन, क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा, मुख्य स्थान और मुख्य साधन, मुख्य स्थान और मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन क्या है? स्कूल है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन कौन सा है? तो औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन आपका कौन सा है? औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन स्कूल है यानी विद्यालय है। ठीक, अन्य साधनों में कौन किसका किसका नाम आता है? तो अन्य साधनों में पुस्तकालय है, अजायब घर है, चित्र है, पुस्तकें हैं। अब इसमें यह भी आता है कि शिक्षा के सक्रिय साधन, औपचारिक शिक्षा के सक्रिय और औपचारिक शिक्षा के निष्क्रिय साधन कौन कौन से हैं? तो औपचारिक शिक्षा का सक्रिय साधन स्कूल है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा का जो निष्क्रिय साधन है वो पुस्तकालय या पुस्तकों को रखा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपके 2 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे जॉन डीवी औपचारिक शिक्षा के समर्थन में क्या लिख रहे हैं
कि जब इतना ये कृत्रिम है तो इसको हमें हटा ही देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसकी भी अपनी उपयोगिता है। तो इस उपयोगिता को जॉन डीवी के स्टेटमेंट से हम सभी स्पष्ट कर सकते हैं कि जॉन डीवी कह रहे हैं कि औपचारिक शिक्षा के बिना समाज के साधनों और उपलब्धियों का हस्तांतरण संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति का द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का एक कार्य संस्कृति का हस्तांतरण भी है। तो संस्कृति का हस्तांतरण व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से अगर कहीं हो पाएगा तो वो औपचारिक साधनों के माध्यम से ही संभव है। ठीक, तो हम सभी ने औपचारिक शिक्षा के साधनों का चर्चा की और इसके प्रमुख साधन विद्यालय और इसके निष्क्रिय साधन पुस्तकालय के रूप में देखा है और इसकी उपयोगिता के बारे में भी जाना है। अनौपचारिक साधनों की अगर चर्चा प्रारंभ करें तो जिसे हम इनफॉर्मल एजेंसी भी कहते हैं, तो अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहा जाता है जो आकस्मिक तथा स्वाभाविक होती है। ऐसी शिक्षा में कोई निश्चित योजना, उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, स्थान, समय अथवा शिक्षक निर्धारित नहीं होता। जैसे हम सभी अपने विद्यालयों में या अपने घरों में रहते हैं, विद्यालय नहीं, घर में भी अगर हैं, तो किसी प्रकार की अगर हमें कोई बात पता चला, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं तो पैर पे एक डंडा पड़ा और कह दिया गया कि भाई ये बैठ के पैर नहीं हिलाते। ठीक है, तो ना उसमें कोई पाठ्यक्रम निश्चित था, ना कोई शिक्षक निश्चित था, ठीक, और ना कोई योजना थी कि हमको आज यही सिखाना है कि बच्चों को किस प्रकार से अच्छे तरीके से बैठाया जाए। सामने मिले तो हो गई बात। ठीक, इसीलिए इस स्वरूप को हम अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का संबंध बालक के विकास से होता है। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है ये। क्या है? बालक के विकास से होता है, डेवलपमेंट से होता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, उसके विकास के अंतर्गत क्या आता है, उसके आचरण आ जाते हैं। ठीक है, और व्यवहार को हम अप्रत्यक्ष और आकस्मिक ढंग से परिवर्तित करते हैं। ठीक है, स्वाभाविक का मतलब ये होता है कि जैसा उसका स्वभाव चल रहा है, यहाँ पर कोई कृत्रिम नहीं है। ठीक, अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में अनौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन कौन सा है? तो अनौपचारिक शिक्षा का अनौपचारिक इनफॉर्मल एजेंसी का सबसे प्रमुख साधन क्या है? आपका परिवार है। ठीक है, उसके बाद समाज आता है, उसके बाद समाज, धर्म तथा खेल के मैदान, ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं। इन सभी स्थानों पर बालक स्वतंत्र रूप से अपने स्वाभाविक रूप में अपने बालक के व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। जॉन डीवी का अगर स्टेटमेंट देखें तो कहा गया इसके बारे में भी कि बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की यह प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है और कल्याण की प्रेरणा देती है तथा विचारों में शुद्धता और सजीवता लाती है। इस प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा की भी चर्चा जॉन डीवी के स्टेटमेंट में देखी गई है। तीसरा प्रकार जिसकी बहुत अधिक चर्चा है, जिसे गैर औपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक या गैर औपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजेंसी क्या कहलाती है? निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक मिलाजुला रूप है। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति, यह शिक्षा कौन सी? निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की सीमा में नहीं बांधी जाती, परंतु अनौपचारिक शिक्षा की भांति इसके उद्देश्य व पाठचर्या निश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा के जैसा हम इसका विद्यालय और तो नहीं होता, परंतु औपचारिक शिक्षा जैसा उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। अर्थात निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य जो हैं, पाठ्यक्रम तो निश्चित होते हैं, परंतु कोई निश्चित स्थान व अध्ययन समय निर्धारित नहीं होता। निश्चित स्थान और अध्ययन समय निर्धारित न होने के कारण इसके स्वरूप को हम अनौपचारिक कहते हैं और इसका पाठ्यक्रम निश्चित होने के कारण इसे हम, इसके उद्देश्य निश्चित होने के कारण इसमें हम सभी औपचारिक शिक्षा का प्रतिबिंब भी देखते हैं। इसीलिए निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक का मिलाजुला रूप कहा जाता है। वस्तुतः निरौपचारिक शिक्षा बालक शिक्षा को, निरौपचारिक शिक्षा का क्वेश्चन है ये अच्छा सा, निरौपचारिक शिक्षा शिक्षा को बालक तक पहुंचाने का एक प्रयास है।
इसकी पाठचर्या सीखने वाले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। आप मान लीजिए आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं या कहीं कार्य पर हैं, तो आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो उस स्थिति में क्या है कि जैसी भी हम जॉब में हैं या जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ की बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम उस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेते हैं। क्वेश्चन एक बढ़िया बन रहा है ऊपर की लाइन में कि शिक्षा को बालक, ये जो है निरौपचारिक शिक्षा क्या है? शिक्षा को बालक तक पहुंचाने का प्रयास करती है। ठीक, क्वेश्चन बना था यही कि निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा आपके द्वारा, ठीक है, जनसंचार का भी यही एक बड़ा साधन है। जनसंचार इसका एक प्रमुख साधन है निरौपचारिक शिक्षा का। ठीक, तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षा सभी तक पहुंच सके। इस सरकारी दस्तावेजों में, जिसकी बात मैं ऊपर कह रहा था, सरकारी दस्तावेजों में इस शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा के रूप में अनुदित किया गया है। सरकारी दस्तावेजों में कैसे? आइए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में देखें। तो ऐसे बच्चे जो जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं, उसमें कहा गया है ये बात कि ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए या जो ऐसे स्थानों पर हैं जहाँ स्कूल नहीं है, या जो काम करने में लगे हैं, या वे लड़कियाँ जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती, इन सब के लिए एक विशाल तथा व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाना चाहिए। और इसी के आधार पर 85 में वैसे तो इग्नू की स्थापना हो चुकी थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, परंतु 1986 में इस बात के बाद उसे और अधिक मजबूत और अधिक अधिनियमित किया गया। अब गैर औपचारिक साधनों में रोजगार प्राप्त करने वाले संस्थान, समाज कल्याण साधन, अवकाशकालीन कार्यकलाप, पत्र पत्रिकाएं, चलचित्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि सम्मिलित हैं। परंतु जनसंचार निरौपचारिक शिक्षा का एक शक्तिशाली साधन है। सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है, इसका आंसर यही है कि निरौपचारिक शिक्षा का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो जनसंचार निरौपचारिक शिक्षा का सबसे प्रमुख साधन है। और दूरवर्ती शिक्षा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि दूरवर्ती शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख उदाहरण भी है। ठीक, ये साधन है और ये उदाहरण है। ठीक, दोनों एक ही परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि निरौपचारिक शिक्षा का प्रमुख साधन क्या है? जनसंचार। और निरौपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूरवर्ती शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा का एक प्रमुख उदाहरण है। तो इस दूरवर्ती के को भी अगर हम थोड़ा ध्यान से देख लें, क्या है डिस्टेंस एजुकेशन और उसका क्या साधन होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति, इसके पीछे का क्या सार है, इसे हम इंटरनेशनल कमीशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन 1973 के इस स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर सीखने की स्थिति में रहना चाहिए। आजीवन शिक्षा का विचार सीखने वाले समाज की आधारशिला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए दूरवर्ती का अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो दूर से दी जाने वाली शिक्षा, इस शिक्षा में सीखने वाला तथा सिखाने वाला एक दूसरे के सामने तो नहीं रहता, दूर रहता है, परंतु इन दोनों के बीच सीखना बिना किसी बाधा के निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया में सीखने वाला अपनी सुविधा तथा प्राप्त समय के अनुसार अपनी गति से सीखता है। यह एक सउद्देश्य शिक्षा प्रणाली है। इसकी अपनी विशिष्ट शिक्षण विधियाँ और अपनी एक विशिष्ट तकनीकियाँ हैं। साथ ही इसके विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रवेश ले सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से इसकी क्या उपयोगिता है? तो सामाजिक दृष्टि से इसकी महत्ता इस तथ्य में निहित है कि समाज इसके माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचा सकता है। समाज मतलब सामाजिक संस्थाएं, ये समाज के जिम्मेदार लोग, ऊपर हम लोग परिवार, राज्य और विद्यालय, और इन सभी को हम सभी ने देखा था कि शिक्षा के साधन के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होते थे। तो ये सभी जो प्रमुख स्रोत हैं, परिवार, राज्य, विद्यालय, ये सभी स्रोत शिक्षा को समाज के ही अंग हैं, और ये समाज के अंग शिक्षा को दूरवर्ती शिक्षा के माध्यम से या अनौपचारिक या निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सब तक शिक्षा पहुंचा सकते हैं। और ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अच्छा है। क्या? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो शिक्षा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह
सीखने वाले की आवश्यकता और सीखने वाले की क्षमता पर आधारित होती है। ठीक है, तो जिस चीज़ की आवश्यकता है, अगर हमने सीखने का अगर नियम देखें तो आवश्यकता अवकलन नीड रिडक्शन थ्योरी किसकी है, ज़रा बताइएगा कमेंट में। ठीक अब इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा नीड रिडक्शन थ्योरी किसकी है, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, वैसे तो एक अभिप्रेरणा में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है वो। ठीक, दोनों की बात समझ लीजिए, मनोविज्ञान में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया और सीखने का एक आवश्यकता अवकलन सिद्धांत है। ठीक, नीड रिडक्शन थ्योरी है, ये किसने दी, कमेंट में बताइएगा। तो यह सीखने वाले की आवश्यकता और सीखने वाले की क्षमता पर आधारित रहता है। दूरवर्ती शिक्षा को हम विभिन्न नामों से जानते हैं, पत्राचार शिक्षा, जैसे करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, होम स्टडी, हम इसे इंडिपेंडेंट एजुकेशन, इसे हम लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, इसे हम एक्सटर्नल एजुकेशन, या इसी को हम डिस्टेंस लर्निंग या टीचिंग, या इसी को हम ओपन एजुकेशन के नाम से जानते हैं। इस ओपन एजुकेशन से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार से, आइए देखते हैं। भारत में पत्राचार कोर्स का प्रारंभ कहाँ से अगर माना जाए तो भारत में पत्राचार की बात कर रहा हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपन विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्राचार की बात कर रहा हूँ। तो भारत में पत्राचार कोर्स का प्रारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय से माना जाता है 1961 और 1962 के आसपास। ठीक, 61-62 के आसपास पत्राचार कोर्स का प्रारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रारंभ माना गया। उसके बाद लगभग अब इस समय 30 विश्वविद्यालय हैं जो BA BCom और स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगर हम देखें कि पहला ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ पहला मुक्त विश्वविद्यालय या कहे कि पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर था, तो 1982 में आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थापित देश का प्रथम खुला विश्वविद्यालय था। तथा एक और उसके बाद प्रथम, अगर इसके लिए भी प्रथम एक शब्द आता है, 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इसके बारे में क्या है, ये पहला अधिनियमित संसद द्वारा अधिकार प्राप्त जो विश्वविद्यालय था वो इग्नू था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। ठीक, अच्छा, ये हो गए। ऊपर हम लोगों ने बात करी पत्राचार शिक्षा कहाँ से शुरू हुई है, दिल्ली विश्वविद्यालय से 1961-62 के करीब। अगर पहला ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो 82 में आंध्र प्रदेश, ठीक, और 85 में हमारा राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तीसरा आ जाते हैं विद्यालय की, विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर तक पढ़ते हैं और विद्यालय में हम सभी इंटरमीडिएट तक पढ़ते हैं। तो यहाँ की भी शिक्षा को अगर हम अनौपचारिक बना सकें तो 1979 में CBSE द्वारा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में अपनी तरह का एक मुक्त विद्यालय खोला गया, दिल्ली में खोला गया। दिल्ली में एक तीसरे प्रकार का यानी विद्यालय कब खुला, 1979 में, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी से पहले ये खुल चुका था। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, अगर सबसे पहले क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोले गए, खुला यानी मुक्त विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोले गए, तो UK या इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड में खुले विश्वविद्यालय का विचार सर्वप्रथम वहाँ के प्रधानमंत्री हेराल्ड विल्सन ने 1963 ग्लासगो में दिया था। उन्होंने इसे क्या नाम दिया, हवाई विश्वविद्यालय का नाम दिया। बाद में इसे ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो आखिरी के ये 4 जो आपको स्टेंजा मैंने बताए हैं, ये 4 स्टेंजा से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आपकी परीक्षा में मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो इस क्वेश्चन के रूप में हो कि सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, या इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, या भारत में पत्राचार शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ, भारत में पहला मुक्त विद्यालय कब खोला गया, किसके द्वारा खोला गया, तो 1979 में CBSE द्वारा खोला गया, और या फिर हवाई विश्वविद्यालय या विश्व में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के क्या है और उसके प्रमुख साधन क्या हैं, इनसे सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और आपके कंटेंट को फिर से कंटिन्यू करते हुए अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। भारत माता की जय और सभी को शुभ दीपावली।